जय श्री दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास कैसे बनता है? इतिहास तर्कों से बनता है। पहले वहाँ के इतिहासकार तर्क लगाते हैं और उनके अनुमान सही हो जाते हैं और सही में इतिहास निकलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे इतिहासकारों ने इतिहास खोजा तो किसके बलबूते? तर्क के। और इसी तर्कों के आधार पर आज भी इतिहास की खोज शुरू है। कोई कहता है किताबों में लिखा गया इतिहास पूरी तरह से सत्य नहीं है। कोई कहता है किताब का इतिहास झूठ हो ही नहीं सकता। इतिहास में झूठ और सत्य, जो सत्य और असत्य है, उसका पर्दाफाश कैसे किया जा सकता है? तो वो भी तर्कों से। जी हाँ दोस्तों, आपके कल्चर को ढूंढना है। यहाँ पे जितने भी उत्खनन में सभ्यताएं मिली है, उन सभ्यताओं के निकट तब हम जा पाएंगे जब हम उस कल्चर को खोज पाएंगे। और उस कल्चर को हम तब खोज पाएंगे जब यहाँ के कोई उस जमाने के लोग हो। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास खोजना है तो हमें वो ही प्रकार के समुदाय को खोजना पड़ेगा, उनके कल्चर को देखना पड़ेगा जो समुदाय उस काल से आ रहे हैं, जो समुदाय यहाँ के द्रविडियन और प्रोटो द्रविडियन कहे जाते हैं। या दोस्तों, आज का वीडियो है ओडिशा के जगन्नाथपुरी देवालय पर। आपको पता ही होगा कि इस देश की सबसे बड़ी फेमस यात्रा होती है वहाँ पे। ये रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में लाखों करोड़ों भाविक लोग वहाँ पे जाते हैं और वो जो चारों धाम बताए जाते हैं, उस चारों धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी है। मेरे ख्याल से उड़ीसा भी उस जगन्नाथपुरी की वजह से बहुत बड़ी फेमस है। लोग अगर उड़ीसा का नाम लेते हैं तो उसके बाद जगन्नाथपुरी या देवालय का नाम भी आ जाता है। इतने प्राचीन देवालय, प्राचीन यानी अगर हम इतिहास की बात करें तो ईस्वी सन 1100 के दौरान यहाँ पे उसका निर्माण किया गया था। दोस्तों देखिए, बात ये होती है कि इतिहास को खोजने के लिए हमें कुछ क्लू चाहिए और आज की वीडियो में यही कंपैरिजन होगा कि यहाँ का प्रोटो द्रविडियन समुदाय यानी गोंड ट्राइब कहा जाता है, जो गोंडियन लोग हैं, उनके कल्चर से हम जगन्नाथपुरी के कल्चर को कंपैरिजन करके देखेंगे। कुछ फैक्ट आपके सामने रखूँगा जो फैक्ट आपको भी समझ आएंगे, क्योंकि इतिहास को टटोले बिना हमें समझ में नहीं आएगा, तर्क वितर्क लगाए बिना भी हमें समझ नहीं आएगा। पहली बात मुझे लगी और लिंक इस बात से लगी कि वहाँ पे गोंडवाना चिन्ह नजर आया। जी हाँ दोस्तों, आपने जितने भी गोंडियन जो अभ्यासक है, इतिहासकार है, उनकी किताबें अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ी तो आपको ये नजर आएगा कि गोंडवाना साम्राज्य बहुत दूर तक फैला था, उड़ीसा में भी फैला था। और वहाँ के 4 सगाओं के जो राजा थे, जो किंग थे, उन्होंने अपने अपने वो गोंडवाना जो सम्राट थे, उन्होंने देवालय बनवाए, बड़े बड़े गृह बनवाए, उस पर अपना चिन्ह अंकित किया, मुहर अंकित की। वो थी गजसोडुम। जी हाँ दोस्तों, हाथी पे शेर सवार होता है, सिंह सवार होता है। यह मुद्रा हमें जगन्नाथपुरी के मंदिर पर भी मिली। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो निर्माण किया गया, ये कोई भी गोंड शासक थे। अभी दूसरी बात नजर आती है कि कलिंग का वहाँ पे बहुत बड़ा उल्लेख आता है। जब कलिंग के बारे में जानने की कोशिश की तो ये सामने आया कि बहुत बड़े इतिहासकार और साहित्यकार भी ये कहते हैं कि वो कलिंग नहीं, कलिंग अपभ्रंश है, वो एक्चुअली कोया लिंग है। अभी कोया और लिंग इस बारे में जानेंगे तो यहाँ के गोंड ट्राइब खुद को कोया, कोयतुर कहते हैं। लिंग और पिंड की परिभाषा भी गोंडियनों में नजर आती है। बात करेंगे इतिहास के ताम्रपत्रों की। जो ताम्रपत्र मिले हैं वहाँ पे गंग वंश के राजा, मैं राजा की सूची आपको नहीं बताते रहूँगा, उतना टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। गंग वंश की बात आती है तो गंग वंश के बारे में हमें जानना चाहिए। और कब जानेंगे? जब हम गोंड ट्राइब में ढूंढेंगे कि गंग शब्द को क्या कहा जाता है। आचार्य कंगाली साहब की किताब में गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, किताब में आपके स्क्रीन पर दिया हुआ जो पेज है, वो पेज नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ पे लिखा है गंग यानी शंख। जी हाँ दोस्तों, जिसे बजाया जाता है वो शंख। अभी इससे क्या अंदाज़ा निकल पाएगा गंग शब्द से? और इसके लिए मैंने कंगाली साहब का दूसरा एक किताब ढूंढा, जो ये किताब है गोंडी शब्दकोश और मराठी शब्दकोश। गोंडी शब्दों को मराठी में क्या अर्थ होता है ये बताया गया। इसमें भी ढूंढा गया कि गंग का अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे भी गंग का अर्थ शंख नजर आता है। यानी गोंडी भाषा में गंग का अर्थ होता है शंख। फिर हमें नजर आता है कि हम किसी निर्जीव वस्तु को लेकर हमारे टोटेम हो या
हमारे नाम नहीं होते, हम कोयतुर कोयावंशी है, हमारे जो भी नेम सरनेम है, जो भी सरनेम है उस सरनेम में किसी जीवित पेड़, जीवित प्राणी, जीवित पक्षी का उदाहरण आता है। तो फिर क्या है इसके बारे में अगर ढूंढा जाए तो हमें ये मिलता है कि शंख धारण किए हुए भी प्राणी है। जी हाँ दोस्तों, शंख धारण किए हुए जिसे हम गोगल गाय कहते हैं वो भी हमें नजर आती है, वो शंख धारण करके चलती है। इसका मतलब ये भी है कि चार सगाओं के जो चार सगा राजा थे, मैं चार सगा क्यों कह रहा हूँ आगे समझ में आएगा, चार सगा राजा के टोटेम में जो शंखधारी टोटेम था, जो शंखधारी टोटेम में आते हैं, शायद उनको गंगवंशी कहा जाता होगा, क्योंकि गंग यानी शंख होता है और जो प्राणी यह शंख धारण करके इस भूमि पर चलता है उसका टोटेम लिए हुए राजा जो है उसे शायद गंगवंशी कहा जाता होगा। बीच इसका दूसरा भी अर्थ निकलता है। जब साहित्यकारों से बात की गई कि सर गंगवंशी के बारे में बताइए, तब उन्होंने कहा कि जो बड़ी खाल शरीर पे उनके पीठ पर होती है, बड़ी खाल, जैसे कछुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि गोगल गाय, जिसे शेल कहा जाता है, तो अन्य अन्य प्रकार के जो प्राणी होते हैं उसका टोटेम लेके चलने वाले गंगवंशी। ये दोनों भी मीनिंग अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम मेन मीनिंग जानने की कोशिश करें तो वो प्राणी, जो प्राणी शंख को धारण करके चल रहा है और उसका टोटेम जिस राजा का, वो गंगवंशी। दोस्तों इससे भी साबित हो रहा है कि गोंडियन लोगों से इसका बहुत बड़ा लिंक है। फिर सुनने में आया, हमारे कथाओं में आया कि लांजीगढ़ के जो नैताम टेकाम है उनको भी गंगवंशी कहा जाता था। अभी दौरा अगर गोंडवाना का देखे हम तो उड़ीसा भाग में भी हमारे गंगवंशी राजा बहुत बड़े प्रचलित थे। अभी हम मेन मैटर पे चलते हैं। मैं आपको एक दो लाइन में बता दूं, जो जगन्नाथ स्वामी और बाकी देवों की जो प्रतिमाएं हैं वो पूरी तरह से लकड़ी की प्रतिमाएं हैं, महानीम से बनाई जाती है और वो बनाने की प्रक्रिया पूर्ण तरह से नैसर्गिक होती है। अभी कंपैरिजन के साथ यहाँ की पहली सभ्यता क्या थी ये अगर खोजा जाए, जाने दो मंदिर कब बना था ये बात छोड़ दो, लेकिन जो प्रोटो द्रविडियन कहे जाते हैं यहाँ के गोंडियन लोग, उनके कल्चर में हम जाके देखें तो उनकी नरुंगदाई, हर गांव के पूर्व दिशा में नीम के पेड़ के नीचे जो खैरो माई होती है उनकी प्रतिमा नीम की होती है और लकड़ी की होती है। बस्तर में या अन्य कहीं गोंडों का आंगा पेन बनाया जाता है तो आंगा पेन भी पूरी तरह से शुद्ध लकड़ी का होता है। बाद अगर मैं आपको नेचुरल जगह ले जाऊं तो महाराष्ट्र के जीवती तहसील में, चंद्रपुर जिले में जीवती तहसील में, जहाँ पे जंगोदाई का थाना है, आश्रम है, जिसे परंदुली कोट कहा जाता है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो जंगोबाई की प्रतिमा आपको लकड़ी की नजर आएंगी। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण मैं दे सकता हूँ जहाँ पे लकड़ी का यूज़ करके अपने पेनों की प्रतिमाएं बनाना यहाँ का ट्राइब कल्चर है, गोंडियन कल्चर है। और इसीलिए आप किसी भी इंडिया के देवस्थान में जाइए, आपको पत्थर या धातु या अन्य प्रकार की मूर्तियाँ नज़र आ सकती है, लेकिन लकड़ियों की जो सभ्यता है, लकड़ियों की एक लकड़ी लाना और लकड़ियों की प्रतिमाएं बनाना और पेन करके पूजना, ये सभ्यता गोंडियन सभ्यता में आती है। नरुंग माई कहते हैं हमारी तरफ। नरुंग माई ने जो 9 नींबू के प्रकार बताए हैं, नीम के प्रकार बताए हैं, वो नीम के प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी लकड़ी से जगन्नाथपुरी के उस पेन यानी भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। वो ही हमारे गोंडियन कल्चर में श्रेष्ठ माना जाता है। उसके लिए एक सबूत भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है नरुंगदाई सुरवे मादला, इसमें 9 प्रकार के नीमों का पाटा में उल्लेख आया है। कडू निमड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति, भूपनी मड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति, गुरनी मड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति, खटी निमड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति, सबोर निमड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति, हडी निमड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति, हिर्रा निमड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति, टहका निमड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति, नली निमड़ा वासनी सुरवे बेगाल सुक्ति। यह पाटाड़ियों के पाटा में से ये लिया गया है। तो इसमें कडू नीम, भूप नीम, गोर नीम, खट्टा नीम, जिसे हम भुई नीम कहते हैं, हर प्रकार के नीम का, 9 प्रकार के नीम का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और जिसमें हड्डी नीमड़ा का जो उल्लेख आता है
ये हड्डी निमड़ा यानी महानीम कहा जाता है, जिससे नरुंग माई की प्रतिमा भी खोदी जाती है और बहुत कुछ पेनों के लिए यह यूज़ किया जाता है। महाराष्ट्र और बस्तर जैसे एरियो में गोंडियन जिसे जंगो लिंगो कहते हैं, उड़ीसा में गोंड ट्राइब उसे जंगालिंगा भी कहते हैं। आंगा निर्माण में हम देखेंगे कि बड़े बड़ी लकड़ियाँ लाई जाती हैं अपने परंपरागत, और उस आंगा बनाने में जो उनका हथौड़ा भी लकड़ी का होना चाहिए, जो कील बनाते हैं वो भी लकड़ी की, संपूर्ण लकड़ी का आंगा बनाते हैं और इस लकड़ी के आंगा पेन को बनाकर उसे श्रृंगारित किया जाता है और वो बनते हैं हमारे आंगा पेन। यही जो रीति परंपरा है हमें जगन्नाथपुरी में नज़र आती है। वहाँ के कुछ जनजातीय लोग, हमारे सुनने के अनुसार कंद आदिवासी लोग, कंद ट्राइबल लोग, वो ये काम करते हैं। जब रथ बनाया जाता है तो रथ में यही लोग बनाते हैं, उनकी कील तक लकड़ी की होती है और सभी कुछ प्राकृतिक नैसर्गिक तरीके से बनाया जाता है, जैसे हमारा आंगा बनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हो गोंडियन कल्चर आपने देखा होगा तो कोरबट्टा जो होता है, जो भोग जिसे हम भोग कहते हैं, गोंडी में कोरबट्टा कहा जाता है, ये चढ़ाया जाता है कच्चे खाने का। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर आप खड़ा पेन कड़ा पे जाते हो तो चावल ही डाले जाते हैं। तो यही बात होती है कि वहाँ पे भी कच्चा खाना यानी कोरबट्टा जो भोग चढ़ाया जाता है वो कच्चा खाने का ही चढ़ाया जाता है, और यह कल्चर सिर्फ और सिर्फ गोंडियनों में पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें नवाखाई का, नवाखाई जब पूजा करते हैं हम, खेतों में उगा हुआ पहला दाना जिसकी हम पूजा करते हैं, तो रूल ये होता है कि अपने अपने खेतों से लाकर हमें उसे पूजना है। और जगन्नाथपुरी के एरिया को देखने के बाद, उसको समझने के बाद ये समझ में आता है कि जगन्नाथ जी के नाम से बड़े बड़े खेत, वहाँ पे फसल उगाई जाती है और वो ही कोरबट्टा यानी भोग चढ़ाया जाता है। तो ये भोग चढ़ा, कच्चा खाना भोग चढ़ाने वाली जो सिस्टम हमें नज़र आती है वो भी गोंडियनों में हमें मिल जाती है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर के ऊपर जो प्रतीक नज़र आते हैं उस प्रतीक के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले वहाँ पे पालो नज़र आता है जिसे हम डांग पालो कहते हैं, ध्वज कहते हैं। अभी आपने मंदिर, जो तस्वीर आपको दिख रही है, चांद और सूरज की तस्वीर दिख रही है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि चांद सूरज यानी है क्या। इसके लिए हमारे पास एक किताब है दोस्तों, ये किताब है ऑल इंडिया गोंडी कस्टमरी लॉ। जी हाँ दोस्तों, ये सभी गोंडियनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और इस किताब को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं नंबर दे दूंगा, उनसे कुरियर से आप मंगवा सकते हैं। इस किताब में एक बात नोट की गई है, जो आपके स्क्रीन पर जो फोटो आ रहा है मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। When the Gonds made our kingdom, they used our Gondi religion flags, white cloth on which red color printed Jangobai and Lingo symbol। ये जो पुराना ध्वज आपको नज़र आ रहा है, ये गोंडियन जो प्रोटो द्रविडियन समुदाय है, अभी मंदिर के निर्माण का काल और गोंडियनों का काल अलग अलग है। गोंडियन 10,000 सालों से भी अधिक पहले रहते थे यहाँ पे, तो उनका ये जो सिंबल है इसे जंगो लिंगो कहा जाता है। ये चंद्र और सूर्य, जंगो यानी रायताड़ जंगोदई और लिंगो यानी कुपार लिंगो, इन दोनों की वजह से इस गोंडियन ट्राइब को एक ध्येय मिला है। इसलिए ये जंगो लिंगो का प्रतीक आज भी आप अगर तेलंगाना में जाते हो, तेलंगाना के इर्द गिर्द जाते हो, महाराष्ट्र के तेलंगाना बॉर्डर पे आप जाते हो तो आपको ये सिंबल हर झंडे पे मिल जाएंगे। और यही झंडा आज भी हमें जगन्नाथपुरी के टेम्पल के ऊपर नज़र आता है, जो हर दिन चेंज किया जाता है। उसके बाद भी जब रथ यात्रा निकलती है, मैंने उस वीडियो को देखा है, रथ यात्रा जब निकलती है तो यात्रा निकलने के पहले झाड़ू लगाने वहाँ के राजा के वंशज आते हैं, और जब वो पालकी लेके आते हैं तो उनके पालकी में जो ध्वज या उनके जो प्रतीक होते हैं वो भी जंगो और लिंगो के प्रतीक हमें नज़र आते हैं। हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो राजा किस वंश के हैं और राजा ये चिन्ह लेके क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ के गोंडियन ट्राइब जो प्राचीन ट्राइब कहे जाते हैं ना, इनका ये सिंबल है। दोस्तों दूसरी बात, जब मैं जंगोबाई गया था और जंगोबाई में मैंने देखा कि लकड़ी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा पर जंगो लिंगो का सिंबल अधोरेखित है, यानी ये चंद्र और सूरज का सिंबल वहीं पे मिलता है, और वहाँ से गोंडियन ट्राइब आज भी मानते हैं कि ये पूर्वापार उनका ये प्रतीक है। तो अगर हम चक्र की बात करेंगे तो चक्र जो होता है, चक्र किसे कहा जाता है, जो घूमता है, लेकिन ये चक्र नहीं है।
हम अगर गौर से देखें कि वो गंगवंशी जो लोग थे जिन्होंने अपने कुछ देवालय बनाए तो उन्होंने अपनी छाप छोड़नी थी, तो कुछ गंगवंश रखते। और मेरा अनुमान भी वहीं पे सही बैठ रहा है कि जो 4 आड़े आपको नजर आते, राइट से भी 4 और लेफ्ट से भी 4, अगर उसको अच्छी तरह से आप देख सकें तो शंखधारी जो टोटेम मैंने कहा था, जिसे गोगल गाय मैं कहता हूँ, वही आपको चारों तरफ से नजर आएंगे, इधर से 4 उधर से 4। फिर कोई कहेगा कि 4 सगाओं के गंगवंशी राजा ने अगर वो मंदिर बनवाया है तो फिर 8 नज़र कैसे आते हैं? 4 ही नज़र आने चाहिए। अगर आप 4 सगाओं की बात करते हैं, मैं 5 सगाओं की बात करता हूँ, तो हमारे 4 सगाओं के सिर्फ श्रीमाल, श्रीलाल, श्रीकाल जो नाम आते हैं ये पूर्ण तरह से पूर्ण नहीं है। इनकी देवियों के, इनके सगाओं के साथ नाम आते हैं, लाल देवी, हीरा देवी, रूपा देवी, सोना देवी। तो ये 4 सगाओं के और उनके देवियों को भी पेनों के नाम हो सकते हैं। इसलिए गंगवंशी लोगों ने वैसे चिन्ह बनाए जो शंखधारी, जो गोगल गाय हम कहते हैं, वो वहाँ पे नज़र आती है। आंगा पेन और जगन्नाथपुरी भगवान को जो बनाने की प्रक्रिया है वो सेम नज़र आती है बिल्कुल। वो भी कारागिरों के हाथ से बनाए जाते हैं और ये भी कारागिरों के हाथ से बनाया जाता है। आंगा हर 3 सालों में, 2 सालों में या 1 सालों में आंगा निकाल कर जो आंगा का जो परिवार है उनके घरों में जाया जाता है। जगन्नाथपुरी में भी वहाँ पे रथ यात्रा निकलकर वो एक विशिष्ट जगह पे जाती है जहाँ पे उनकी माँ होती है, अभी माँ कहेंगे या और कुछ कहेंगे, और आंगा भी अपने घर वालों की तरफ जाता है और ये रथ भी उनके रिलेटिव्स की तरफ ही जाता है और जाकर रिटर्न आता है। और आपको मैं बता दूँ, हर 12 सालों में जब आंगा पेन पुराने हो जाए या उससे दिमक लग जाए, ऐसा कुछ लगे, क्योंकि पेनों को स्वच्छ और अच्छा रखना ज़रूरी है, इसलिए 12 सालों के बाद अगर वो आंगा हमें कमज़ोर नज़र आता है तो फिर दफन किया जाता है पूर्व विधि के साथ, और फिर नया आंगा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। वही प्रक्रिया हमें जगन्नाथपुरी में नज़र आती है। और जो पुरानी हुई जो लकड़ी की मूर्ति है उसे दक्षिण द्वार या दक्षिण दिशा में उसको पूरा जाता है, गाड़ा जाता है। दोस्तों, ये जो कल्चर मैं कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ, ये कल्चर इसलिए क्योंकि मैंने जब इस पे कंपैरिजन किया तब मुझे लगा कि ये गोंडियनों के आंगा पेन तो नहीं। मैं मेरे वीडियो में आपको हमेशा बताता हूँ टुंडा मुंडा कुंडा। हमारे कोई भी पेन त्यौहार में हम टुंडा मुंडा कुंडा की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। आंगा पेन जब वो महानीम का लकड़ा लाया जाता है तब आप समझिए उसकी प्रक्रिया शुरू ही, टुंडा की प्रक्रिया शुरू ही। जब वो पूरी तरह से श्रृंगारित हो जाते, तैयार हो जाते, तब मुंडा, यानी हम मुंडा की प्रक्रिया कह सकते हैं। और 12 सालों के बाद जब उन्हें दफन भी किया जाता है तब वो कुंडा की प्रक्रिया में आते हैं। ये तीनों प्रक्रिया सर्कल जो है वो हमारे हर त्यौहार, हर पर्व, हर पेन कड़ा में हमें नज़र आता है। और यही हमें वहीं पे भी नज़र आया। अगर हम मंदिर की बात करें तो वहाँ पे मंदिर का जहाँ पे मंदिर है उससे थोड़ी दूर पे हमें समंदर, जलाशय नज़र आता है। जलाशय यानी जीवन, मंदिर यानी आपका जो मंडा होता है जिसे पूर्णत्व कहते हैं वो, और उसके इर्द गिर्द कहीं शमशान होना, इसका मतलब होता है आपकी जो जीवन के 3 पहलू है। जन्म, आप संपन्न हो जाते हो और आप मिट जाते हो, ये 3 भी टुंडा मुंडा कुंडा वहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो जाते हैं। जो भगवान होते हैं उनके भगवान के रथ तो अलग अलग एरिया में भी निकाले जाते हैं, लेकिन उस रथ को संचालित करने वाले का भी बहुत विशेष महत्व है। आंगा को कभी भी किसी गाड़ी पर लादा नहीं जाता, तो आंगा को शरीर पर उठाकर लोग संचालित करते हैं और आंगा पेन आगे बढ़ता है। वैसे ही इनका बड़ा रथ निर्माण करने के बाद भी उसे रस्सी से खींचा जाता है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी बड़े रथ को इंसान ही संचालित करते हैं। और यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे हम समझे कि जगन्नाथपुरी में जो निकाला जाता है और गोंडियनों में जो आंगा है बिल्कुल सेम नज़र आते हैं। दोस्तों देखिए, मेरी जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए बहुत अच्छी तरह से गोंडियनों से मेल खाते हैं। और उड़ीसा में हम अगर देखें तो वहाँ पे गोंडियन कल्चर भी हमें नज़र आता है।
जब ये बातें जान के नज़र आए तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे जगन्नाथपुरी के भगवान को आपने कंपेयर कर दिया, आप साबित कर रहे हो। दोस्तों, इतिहास फैक्ट से बनता है और ये फैक्ट से आपके सामने रखने हैं। अभी आपको सोचना है कि वो सही है या गलत, आपको भी अपने तर्क डालना है वहाँ पे। जो मैं नहीं सोच पाया हूँ वो आपको सोचना है और समझना है कि सही में इतिहास क्या है। अगर ये आंगा पेन की सिस्टम है तो फिर आज तक ये छुपी क्यों है? और गोंडियनों में अब अगर आप कहेंगे कि गोंडियन अभी अभी आए हैं तो गलत। आप किसी भी इतिहासकार की किताब पढ़ लीजिएगा, प्रोटो द्रविडियन ये गोंड लोग हैं, यानी इनका कल्चर पहले से था। इसके बाद कल्चर का ही कुछ दिखाने के लिए वहाँ पे निर्माण किया गया। एक पॉइंट मैं भूल गया था, ये पॉइंट वो है कि आप जंगूबाई जाओ, आप पाटन जाओ, आप किसी भी एरिया में जाओ जहाँ गोंडियन पेन है, वहाँ पे आपको एक नियम लगेगा। और हमारे लोग भी हमारे पेनों को जो कोरबट्टा चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, जब खाना पकाते हैं ना तो वो पूरी तरह से नैसर्गिक होता है। उसमें आपको मिर्च डाल के उसका कूट के मिर्च पाउडर बनाना होता है, धान कूट के उसके चावल निकालने होते हैं, मसाला कूट के बनाना होता है। आपको ऑयल भी, आपका कैन का यूज़ नहीं किया जा सकता, अब ऑयल भी घाने से लाना होगा, आपको घाना बना के निकालना होगा और उसी से जो बनेगा वही आप कोरबट्टा चढ़ाएंगे, वही आप भोग चढ़ाएंगे। और यही सिस्टम हमें जगन्नाथपुरी के उनके रसोई में नज़र आती है। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जो प्रसाद वो बनाते हैं या भोग बनाते हैं, वो बिल्कुल वही तरीका है जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल अपनाते थे और आज भी अपनाते हैं बहुत सारे कल्चर में। और इसीलिए दोस्तों कुछ लिंक लगते हैं कि क्या जगन्नाथपुरी, जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में स्थित जो रथ यात्रा है, वो गोंडियनों की आंगा तो नहीं? इसके लिए बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी धर्म को दुखाया जाए, लेकिन हाँ, अगर हम इतिहास जानना चाहते हैं तो तर्क के आधार पर हमें सोचना भी पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। इस वीडियो के लिए केपी प्रधान सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत सारे लिंक मुझे इस वीडियो से दी है और हम और जानने की कोशिश, इसका दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें और जानने की कोशिश करेंगे कि ओडिशा में क्या हमारा प्रजातंत्र था, क्या साम्राज्य था और कैसे हम कार्य करते थे। इसके सेकंड पार्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो मैंने बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी सोचिएगा कि क्या अगर विचारधारा हमारी वहाँ पे बैठ रही है तो क्या वहाँ के प्रोटो द्रविडियन यानी गोंडियन लोगों का वो आंगा है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने सगाजनों में, अपने दोस्त भाई मित्रों में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।